कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए हमने इससे पहले वाली वीडियो में अम्लीय लवण क्या होते हैं, क्षारीय लवण क्या होते हैं, है ना। इसके बाद में हमने आपको बताया था मिश्रित लवण क्या होते हैं। ओके, फिर हमने सामान्य लवण भी बताए थे आप लोगों को। उसके बाद में आज हम बात करने वाले हैं आपसे कि दिक् लवण क्या होते हैं और संकर लवण क्या होते हैं। सबसे चलिए तो चलते हैं इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जानने के लिए कि आपके दिक् लवण क्या होते हैं और संकर लवण क्या होते हैं। तो हेडिंग डालेंगे दिक् लवण। ठीक है ना, इनको डुअल साल्ट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इंग्लिश में। तो ज़रा देख लेंगे, जब दो या दो से अधिक, ध्यानपूर्वक सुने, जब दो या दो से अधिक प्रकार के लवणों को, है ना, आपस में एक मिला करके, जब दो या दो से अधिक प्रकार के लवणों को आपस में मिला करके जल में घोला जाता है तो एक नया लवण प्राप्त होता है, उसको कहते हैं दिक् लवण, है ना। अब दिक् लवण का मतलब है यहाँ पर इसमें दो लवण मिलाए जा रहे हैं आपके, और दो लवणों को आपस में मिला करके जल में घोला जा रहा है और उनके क्रिस्टल बनाकर तीसरा नया लवण बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ज़रा देख लेंगे डेफिनेशन क्या बन सकती है। जब दो या दो से अधिक लवणों को आपस में मिलाकर ठीक है, जब दो या दो से अधिक लवणों को आपस में मिलाकर, है ना, जल में घोला जाता है, जल में घोला जाता है, जल में घोला जाता है, तो उस लवण को दिक् लवण कहते हैं। ठीक है, कैसे कहेंगे जरा ध्यान देंगे। एक आपका उदाहरण के लिए यहाँ देख लेंगे। उदाहरण के लिए सबसे पहले इसका बेस्ट और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में ये ज़रूर आता है, ठीक है ना, केमिस्ट्री के पार्ट में। तो इसका एग्जाम्पल है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट होता है, और एक होता है Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24 जल के अणु होते हैं, इनको लिया जाता है, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट है, इसका नाम लिख देता हूँ मैं एक बार यहाँ पर, पोटेशियम सल्फेट। और दूसरा होता है एल्युमिनियम सल्फेट, ओके। अब ये दोनों लवणों को आपस में ले करके और 24 जल के अणुओं में घोल दिया जाता है ना, तो नया लवण बनता है जिसका नाम है दिक् लवण। क्या नाम है? K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस टू 24H2O। ये आपका पोटास एलम का सूत्र होता है, फिटकरी का सूत्र होता है। पोटास एलम यानी, या इसको मार्केट में फिटकरी के नाम से जाना जाता है, फिटकरी का सूत्र होता है, ओके। इसी प्रकार इसका दूसरा एक और एग्जाम्पल होता है, ठीक है, FeSO4, इसको कहते हैं फेरस सल्फेट को अमोनियम सल्फेट के साथ में NH4 का होल ट्वाइस SO4,
ये अमोनियम सल्फेट होता है, अमोनियम सल्फेट। इसे जल के 6 अणुओं में घोला जाता है तो एक आपका दिक् लवण बनता है जिसका नाम होता है मोहर लवण। FeSO4 N2NH4 का होल ट्वाइस SO4 × 6H2O, ये आपका मोहर लवण का फॉर्मूला होता है। ओके, क्या होता है? FeSO4 + NH4 का होल ट्वाइस SO4 + 6H2O। इसको बोलते हैं प्रिय स्टूडेंट्स, इसको फेरस सल्फेट बोलते हैं। दूसरा अमोनियम सल्फेट होता है, दोनों को मिला लेते हैं, मिला करके जल में घोल लेते हैं और जल में घुलने पर नया लवण प्राप्त होता है जिसका नाम होता है मोहर लवण। मोहर लवण, मोहर लवण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो क्रिस्टल होते हैं ना, जैसे हमारा जो मोर होता है ना, मोर पंछी होता है, तो उसके जो पंख होते हैं बहुत कलरफुल होते हैं, उसी प्रकार इसके क्रिस्टल होते हैं, इसीलिए उसके नाम पर इसका नाम रख दिया गया है मोहर लवण। ठीक है ना? तो आज आपने, आई होप आप लोगों ने ये जान लिया होगा कि आपका दिक् लवण क्या होता है। डेफिनेशन आपने पढ़ ली होगी, दोनों एग्जाम्पल आपने पढ़ लिए होंगे, ध्यानपूर्वक समझ लें। दोबारा से एक बार बता देता हूँ, पोटेशियम आपका सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट दोनों को निश्चित अनुपात में लेकर के जल के 24 अणुओं में मिलाया जाता है। जब जल के 24 अणुओं में इसको मिलाया जाता है तो नया कंपाउंड आपके बन के तैयार होता है जिसका नाम होता है पोटेशियम सल्फेट। पोटास एलम या फिटकरी के नाम से इसको जाना जाता है। सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O। इसको इसी प्रकार याद कर लेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फेरस सल्फेट होता है। फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट को दोनों को लेकर के जल के 6 अणुओं में इसको ले लिया जाता है, मिला करके नया लवण बनता है जिसका नाम होता है मोहर लवण। और यदि रासायनिक नाम की यदि बात करें इसका, तो इसका नाम होता है फेरस सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। इसका नाम होता है फेरस अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये इसका रासायनिक नाम होता है। आई होप आप लोगों ने मेरी वीडियो के माध्यम से, इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से दिक् लवण को बहुत अच्छी प्रकार से जान लिया होगा। वीडियो को देख लेंगे और देख करके कॉपी पर ये डेट वाइज लिख लेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। दूसरा हमारा लवण है जिसका नाम है संकर लवण। जरा इसको साफ़ कर लेते हैं, एक बार कपड़ा ले लेता हूँ, मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ। ओके, जरा देख लेते हैं संकर लवण। इसमें लिख सकते हैं हम ऐसे लवण जिनमें किसी धातु से उसके आयन है ना, उसके आयन उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं संकर लवण कहलाते हैं। संकर लवण कहलाते हैं। ओके, अब आई होप आपने डेफिनेशन वीडियो के माध्यम से देखकर लिख ली होगी, तो एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, और इसी को याद करना है आपको। ओके, इसका एग्जाम्पल होता है K4FeCN का होल 6। ओके, यहाँ पर इस तरह से इसको कर लेंगे। इसमें Fe से जो साइनाइड है ना, वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से लगा है। ठीक है ना, ये धातु है Fe आयरन, तो इसमें जो है ये जो Cn के आयन हैं वो कोऑर्डिनेशन बंध द्वारा बंधे हैं, इसीलिए ये आपका संकर लवण माना जाता है। नाम होता है इसका
पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम लिख देता हूँ मैं एक बार यहाँ पर, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ओके, नोट कर लेंगे, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। आज आपके जो साल्ट से अर्थात लवण थे वो आपके फिनिश हो गए। कल को नया टॉपिक लेंगे, इंडिकेटर सूचक, सूचक के बारे में पढ़ेंगे कि सूचक क्या होते हैं, इनकी हमारे दैनिक जीवन में अर्थात केमिस्ट्री में क्या उपयोगिता है, हमारे लेवल पे किस प्रकार का प्रश्न आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसकी परिचर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।